वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे उस विचार की जो ये मानता है कि इंजीनियरिंग के छात्र इन परीक्षाओं में बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, या विज्ञान वर्ग के छात्र, चाहे वो मेडिकल से हों, चाहे वो इंजीनियरिंग से आते हों, या फिर विज्ञान विषयों के होते हों, वह बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में। जबकि जो मानविकी वर्ग के छात्र हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि तमाम विषय आते हैं, इनके छात्र बहुत कम संख्या में सफल होते हैं। साथ ही साथ हिंदी माध्यम को लेकर उनका ये मानना है कि हिंदी माध्यम के छात्र कहीं ना कहीं इन इंजीनियरिंग के छात्रों और विज्ञान वर्ग के छात्रों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और यह भी देखने में आया है कि जो विज्ञान वर्ग के छात्र होते हैं, खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र होते हैं, वह इन्हीं मानविकी विषयों को लेकर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यूपीएससी की परीक्षाओं में सेलेक्ट होते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके लिए यूपीएससी की ही सालाना रिपोर्ट को देखते हैं। यूपीएससी की साल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक उन छात्रों की सफलता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इसे इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। इसके मुताबिक इस परीक्षा में सफल होने वाले 63.13% छात्र इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, जबकि मानविकी विषय के बैकग्राउंड वाले छात्रों की सफलता का प्रतिशत 24.18 है। इसके अलावा विज्ञान और मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड वाले चयनित प्रत्याशियों का प्रतिशत क्रमशः 6.61% और 6.07% है। यह दोनों बैकग्राउंड भी विज्ञान वर्ग से ही जुड़े हुए हैं। यानी यह स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले कुल छात्रों में से 75.82% छात्रों का बैकग्राउंड विज्ञान से संबंधित विषयों से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी बात को समझने के लिए हम इस चार्ट को देखते हैं। इससे पता चलता है कि चयनित अभ्यर्थियों में से 82.6% अभ्यर्थियों ने अपने वैकल्पिक विषयों के रूप में मानविकी विषयों का चुनाव किया और सफलता प्राप्त की, जबकि इसी मामले में विज्ञान विषय के साथ 9.6%, इंजीनियरिंग विषय के साथ 4.7% और मेडिकल साइंस विषय के साथ 3.1% अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। अब सवाल उठता है कि कहां गए वह चयनित 75.82% विज्ञान से संबंधित बैकग्राउंड के लोग। सोचिए, जी हां, इन इंजीनियरिंग, विज्ञान और मेडिकल साइंस बैकग्राउंड के 58.40% छात्रों ने मानविकी विषयों का चुनाव करके सफलता प्राप्त की है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आने लगी होगी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग क्यों सिविल सेवा परीक्षा में ज्यादा सफल हो रहे हैं, वह भी मानविकी विषय लेकर। यह औसत पिछले 3 साल के चार्ट से थोड़ा ठहर कर समझ सकते हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी विचार और लेखन प्रक्रिया का कमाल है। तो आखिर ऐसा क्या है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के साथ कि वह अपने विषयों को छोड़कर, इंजीनियरिंग के विषयों को छोड़कर उन विषयों को के जरिए सेलेक्ट हो रहे हैं जो मानविकी के विषय हैं, जो आमतौर पर जो साहित्य से संबंधित लोग या फिर इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों को लेकर जो पढ़े हुए लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा, उनसे तीव्र गति के साथ, उनसे बड़ी संख्या में ऐसे छात्र सेलेक्ट होते हैं। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ये जानते होंगे एक अभ्यर्थी के बतौर, एक प्रतियोगी के बतौर, कि यूपीएससी जो जीएस के सवाल पूछती है और जो वैकल्पिक विषय के सवाल पूछती है, जीएस के जो उसके प्रश्न होते हैं वह 150 शब्द से 250 शब्दों के बीच होते हैं, और वैकल्पिक विषयों के जो शब्द होते हैं उनमें से अधिकांश को आपको 250 शब्दों में उत्तर देना होता है। लेकिन क्या वाकई में जो उम्मीदवार है या जो छात्र है जो इस परीक्षा में बैठता है, वह इस बात को मानता है, इस बात को स्वीकार कर पाता है? क्या वह इसके नियम के अनुसार, इस अनुशासन के अनुसार अपने सवालों का जवाब दे पाता है? तो आप ये पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामान्य रूप से होता ये है कि लोग उस शब्द सीमा का पालन नहीं करते हैं। या तो वो जानते नहीं हैं, या वो जानते भी हैं तो वो अपने ज्ञान के
को अधिक से अधिक विस्तार देने के चक्कर में इतना विस्तृत चीज़ों को लिख देते हैं कि वह उनकी शब्द सीमा से पार चला जाता है। यह उस अनुशासन के खिलाफ है जो एक छात्र को जरूरी होता है उसमें बनाए रखना। तो इस बात पे ये नज़र जानी चाहिए कि जो 150 शब्द या 250 शब्द में किसी प्रश्न का उत्तर लिखने की बात की गई है, वह उत्तर उतने ही शब्दों में होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हर प्रश्न के साथ एक कमांड होता है, टिप्पणी करिए या विश्लेषण करिए या आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, व्याख्या करिए। इस पर भी लोग आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। सामान्य रूप से अधिकतम लोगों का यही होता है कि वह यह जानते ही नहीं कि टिप्पणी किसे कहते हैं, व्याख्या किसे कहते हैं, विश्लेषण किसे कहते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं, या आलोचनात्मक समीक्षा किसे कहते हैं, या आलोचनात्मक व्याख्या किसे कहते हैं। इन सब तमाम तरह की जो कमांड होते हैं, जो प्रश्न दरअसल पूछा जाता है, उसको वो समझते ही नहीं। और यूपीएससी इसे बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और यूपीएससी इसे समझते हुए वो आपके अंदर के उस समझ को, उस टेम्परामेंट को समझने की भी कोशिश करती है कि दरअसल आप किसी प्रश्न को किस तरह से उठा रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। क्योंकि उन्हें जब आईएएस बनाना है तो आईएएस बनाने के लिए वह सिर्फ आपके बीए की स्टैंडर्ड या उसके पहले के जो स्टैंडर्ड आपके पढ़ाई कर रहे हैं उसके अनुसार आपको सवाल नहीं पूछते, बल्कि वह आपके साथ वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं जिससे आपके डिसिप्लिन के बारे में, यानी आपके अनुशासन के बारे में भी उन्हें यह पता चलता रहे। और यह भी पता चलता रहे कि दरअसल आप किसी भी बात को या किसी भी प्रश्न को जो आपके सामने आता है वो कितना सटीक तरीके से आप उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आपका इस मामले में आपका जो विस्तृत अध्ययन है वह विस्तृत अध्ययन लिखने में काम नहीं आता, बल्कि इस बात को समझने में काम आता है कि वह प्रश्न जो पूछा गया है उस प्रश्न में जो विस्तृत अध्ययन का जो कौन सा हिस्सा है जो उस प्रश्न के उत्तर का हिस्सा होगा। इसलिए आपको यह बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि दरअसल यूपीएससी जो भी पूछ रही है उसके पीछे उसका एक मकसद है। वह मकसद है प्रशासक चुनने का। वो प्रोफेसर नहीं चुनती बल्कि वो प्रशासक चुनती है। और प्रशासक जब वो चुनती है तो इस बात को दिमाग में रखती है कि उसे एक ऐसा प्रशासक चाहिए जो किसी भी टॉपिक पर त्वरित निर्णय ले सके। इसलिए आप ये देखते होंगे कि आपको सिर्फ 9 मिनट मिलते हैं एक प्रश्न को करने के लिए, यानी 9 मिनट के अंदर आपको उस प्रश्न को पूरी तरह से व्याख्यायित कर देना है, पूरी तरह से स्पष्ट कर देना है जैसा कि मांग है। और इस बात को सामान्य रूप से हिंदी माध्यम के लोग नहीं ध्यान रखते, हिंदी माध्यम के बच्चे ध्यान नहीं रखते, बल्कि वो करते क्या हैं, वो अपनी जो बीए तक की शिक्षा है या जो अपना ज्ञान का भंडार है वो पूरा का पूरा उड़ेल देने की कोशिश करते हैं। और वो 150 और 250 शब्दों के जो प्रश्न होते हैं वह 400 शब्दों में चले जाते हैं। और यही नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट होते हैं उसके जो कि वो लिखे जाने चाहिए वह नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि पूरी की पूरी थ्योरी लिख दी जाती है। इसलिए हमेशा दिमाग में रखिए कि ये 150 शब्द या 250 शब्द जो कहा जाता है उसके पीछे एक कारण है। उसके आगे पीछे आप 10-15 शब्द हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की इजाज़त आपको नहीं होती है। इस तरह से आपको समझना होगा। ऐसी स्थितियों के बीच में विज्ञान की जो भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये इस भूमिका का लाभ जो मिलता है वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को मिलता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र होते हैं वह इस मामले में मैदान मार ले जाते हैं, क्योंकि यह आपने देखा होगा कि विज्ञान के साथ एक व्यवस्थित अध्ययन होता है, एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी होती है। वह स्टेप बाय स्टेप स्टडी और क्रमवार अध्ययन जो होता है वह विज्ञान के छात्रों को एक ऐसी डिसिप्लिन में बांटता है जिसमें वह चीज़ों को उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। और इस नज़रिए से देखने के दौरान वह किसी भी तरह की भावनाओं में नहीं पड़ते। जिस तरह की मानविकी विषयों के जो विद्यार्थी होते हैं वह तमाम तरह की भावनाओं में बहते हैं, अपने ज्ञान के भंडार की भावनाओं में बह जाते हैं और चीज़ों को इतना विस्तृत और इतना विस्तार दे देते हैं जिसकी ज़रूरत दरअसल उस प्रश्न पत्र के उस प्रश्न में होती नहीं है। इसलिए वह न किसी विज्ञान के जो छात्र होते हैं वह न किसी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, न कोई उनके लिए विस्तृत व्याख्या का कोई अर्थ होता है किसी चीज़ की, बल्कि वह क्रमवार जो पूछा गया है और जिस डिसिप्लिन में पूछा गया है वह उसमें उसी डिसिप्लिन में उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं।
जबकि सामान्य रूप से जो मानविकी विषय के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो मानविकी विषय लिए होते हैं, तो उसमें सामान्य रूप में यह देखा जाता है कि एक बड़ी संख्या जो छात्रों की होती है वह चूँकि उस विषय के विस्तृत जानकारी उनके पास होती है और इसलिए वह उसको विस्तार से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, जिसमें वह महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ देते हैं। और उन महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ने के बाद उनके लिए यूपीएससी की यह परीक्षा पास करना कठिन हो जाता है, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। निश्चय ही यह एक श्रम साध्य काम है। उस विषय का एक सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध अध्ययन करें और उस क्रमबद्ध अध्ययन को संक्षेप में ही अपने दिमाग में रख सकें। लेकिन इस मामले में उन्हें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ यह समझदारी विकसित करनी चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र हैं वह दरअसल मानविकी विषयों के बारे में किस संदर्भ में बात करते हैं। तो तय मानिए कि जैसे वह विज्ञान के विषयों में पढ़ते हैं, चाहे वो मेडिकल के छात्र रहे हों, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र रहे हों या विज्ञान वर्ग के छात्र रहे हों, जब वह मानविकी विषयों को भी अपने लिए लेते हैं, इस परीक्षा में सफल होने के लिए लेते हैं, तो वो उन मानविकी विषयों को भी उसी तरह से, उसी सिस्टमेटिक तरीके से, उसी क्रमवार तरीके से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ यह भी समझने की ज़रूरत है कि आप प्रश्नों को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। आप पैरा के माध्यम से लिखेंगे तो पैरा के माध्यम से लिखने पे कई बार ऐसा होता है कि जो पैरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप हर पॉइंट को जो आप लिख रहे हैं या हर जो भी आप पॉइंट उसमें दे रहे हैं, जो भी आप आंकड़े दे रहे हैं या जो भी तथ्य दे रहे हैं, उनको अलग अलग लाइनों में स्पष्ट करते हुए लिखें, तो वह एक अच्छा हो सकता है। और वही लिखें जो उस प्रश्न की मांग है और उसी संदर्भ में लिखें जिस संदर्भ में वह प्रश्न पूछा गया है। यानी मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप चीज़ों को संक्षेप में लिखने की कोशिश करिए, उनको संक्षेप में बोलने की आदत डालिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, उनके निर्देशों को समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सबसे उस प्रश्न से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह सबसे पहले आपके प्रश्न का, आपके उत्तर का हिस्सा होना चाहिए। दरअसल आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं या जो विज्ञान वर्ग के छात्र होते हैं वह आपके मानविकी विषयों को भी दरअसल विज्ञान के विषयों के संदर्भ में भी वो लेते हैं। और इसी संदर्भ में आपको अपने विषय के संदर्भ में सोचना चाहिए। जो आपका मानविकी विषय है उस मानविकी विषय को भी इसी संदर्भ में सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आखिर राजनीति विज्ञान क्यों कहा जाता है। इतिहास को भी, जैसा कि जो लोग मानते हैं कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, दरअसल यह इतिहास के विद्यार्थियों के साथ भी एक नकारात्मक बात है कि वह यह मानते हैं कि इतिहास जो है वह व्यक्ति के अतीत का अध्ययन है। दरअसल इतिहास अतीत का अध्ययन नहीं है, दरअसल इतिहास बदलाव का अध्ययन है। और जैसे ही आप इतिहास को बदलाव का अध्ययन मानते हैं, यानी समाज में जिस तरह से बदलाव हुए, दरअसल आप उसी बदलाव को अपने इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जब इतिहास बदलाव का अध्ययन आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप यह स्पष्ट जानिए कि फिर वह एक विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है और इस तरह से इतिहास भी विज्ञान हो जाता है। मूल समस्याएं यही हैं। दरअसल इन विषयों इस विषय पर भी आपको विचार करना चाहिए। मैं हिंदी माध्यम के छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में प्रैक्टिकल होइए, वास्तव में उस तरह से सोचिए जिस तरह से विज्ञान सोचता है। अपना अध्ययन व्यवस्थित रखिए, स्पष्ट रखिए, तार्किक रखिए और अनुशासनबद्ध रखिए, तभी वास्तव में इस परीक्षा में सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।